गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से आपको आने वाले क्लर्क और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और HPSSC के जो भी अन्य एग्ज़ाम हैं वहाँ पर भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ। सूर्य की विकिरित ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है? ऑप्शन ए है शॉर्ट वेव्स, बी लॉन्ग वेव्स, सी पार्टिकल्स, डी नन ऑफ दीज। तो सूर्य की जो विकिरित ऊर्जा है वो शॉर्ट वेव्स में संचारित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शॉर्ट वेव्स। द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम आइदर ऑफ द पोल इज। किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो कितनी है? 10,002 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन ड्यू टू। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस कारण उत्तर प्रशांत महासागर में 180 डिग्री याम्योत्तर से विचलित होती है? तो सबसे पहले इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ एन इमेजनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक इमेजनरी लाइन है अर्थ सरफेस पर, दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल्स। इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन के मध्य से गुजरती है। रफली फॉलोइंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड डेविएट्स एट एल्यूटियंस आइलैंड्स, फिजी, समोआ एंड जिलबर्ट आइलैंड्स। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। और फाइनल आंसर की में जो इसका राइट आंसर दिया है वो ऑप्शन ए दिया है, एल्यूटियंस आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो वायुमंडल की जो निचला स्तर है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, बी आइनोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर, डी मेजोस्फीयर। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं? उसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। और इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप का हौस होता है और जिसे ताप की सामान्य हौस दर कहते हैं। और उसके बाद दूसरी लेयर क्या आती है? दूसरी लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर। तो सबसे जो निचली वायुमंडल की जो सबसे निचली लेयर होती है वो ट्रोपोस्फीयर होती है। उसके बाद हमारी स्ट्रेटोस्फीयर आती है। और इस परत के निचले भाग में जो है वो तापमान स्थिर रहता है और यह मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसलिए इसे वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श परत माना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वायुयान है उसके लिए किस लेयर को आदर्श माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर को वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि यह लेयर जो है वो मौसमी घटनाओं से मुक्त है। अब बात करें मध्यमंडल की, मेसोस्फीयर की। तो मध्यमंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और अब बात करते हैं इसकी अगली जो लेयर है आइनोस्फीयर की। तो आइनोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है। तो आपसे यहाँ पर यह भी पूछा सकता है कि रेडियो तरंगों का परिवर्तन किस लेयर में होता है, परावर्तन किस में होता है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन जो है वो आइनोस्फीयर में होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। तो एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें अधिक होती हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की यहाँ पर प्रधानता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं इन लेयर से। इनको भी आप ध्यान से सुनिएगा, आप इनको बुक से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी का उच्चतम स्तर है। ऑप्शन ए है निफे, बी सीमा, सी मेंटल, डी सियाल। इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। जो पृथ्वी की जो बाहरी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको भूपटल या क्रस्ट कहते हैं। और भूपटल की रचना किससे हुई है? इसकी रचना जो है वो सियाल से हुई है, यानी कि ये जो बाहरी परत है पृथ्वी की वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। और जो मध्यवर्ती लेयर है पृथ्वी की उसको क्या कहते हैं? उसको मेंटल कहते हैं। और ये किससे बनी हुई है? मेंटल जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, तभी मेंटल को जो है हम सीमा कहते हैं। इसको सीमा कहा जाता है मेंटल को। और सिलिका और ये मैग्नीशियम से बनी हुई है। उसके बाद आती है जो हमारी सीमा परत के नीचे जो होती है क्रोड, वो पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। और पृथ्वी की जो तीसरी और ये अंतिम परत है। और निकल और इसमें किसकी? निकल और इसमें लोहे की प्रधानता होती है।
निकल और लोहे की प्रधानता होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको निफे कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसलिए इस परत को निफे कहा जाता है। और धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 किलोमीटर है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जो हाईएस्ट लेयर है वो अर्थ की, वो कौन सी है, वो है सियाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वोल्केनिक एक्टिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ज्वालामुखीय गतिविधि के निर्माण में को अभिप्रेरित करती है। तो कोस्टल टेरिसेस या फिर रिवर वैलीज या फिर क्रेटर लेक्स या फिर लाइमस्टोन केव। तो ज्वालामुखी गतिविधि क्रेटर झीलों के निर्माण को अभिप्रेरित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्रेटर्स लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है स्टेपीज, बी सवाना, सी पंपास, डी डाउन्स। अब थोड़ा सा घास के मैदानों के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेपीज़ की। तो ये मध्य यूरोप तथा एशिया में, एशिया के मैदान है ये घास के मैदान स्टेपीज़, मध्य यूरोप तथा एशिया के, नॉर्थन एशिया के स्टेपीज जो हैं वो मध्य यूरोप तथा नॉर्थन एशिया के हैं। सवाना की बात करें तो ये कहाँ पर हैं, ये अफ्रीका के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका के सवाना। और पंपास की बात करें तो पंपास कहाँ के घास के मैदान है, ये अर्जेंटीना के घास के मैदान है। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे के घास के मैदान है ये साउथ अमेरिका के। उस तरह से डॉन्स की बात करें तो डॉन्स कहाँ के घास के मैदान है, डॉन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। तो द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका नोन एज सवाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। निम्न में से कौन से महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है यूरोप, बी अफ्रीका, सी नॉर्थ अमेरिका, डी साउथ अमेरिका। तो आप सबको पता ही है कि 7 महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरे अफ्रीका इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इट कवर्स 20.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया। तो ये 20.4% जो है वो अफ्रीका कवर करता है वर्ल्ड के टोटल एरिया का, 20.4%। और एशिया कितना कवर करता है, एशिया जो है वो 30% कवर करता है वर्ल्ड के एरिया का। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है। तो इस क्वेश्चन में एशिया नहीं दिया गया है तो इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और थर्ड पर कौन है, थर्ड पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो नॉर्थ अमेरिका है, जो कि पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल 16.5% अर्थ के एरिया को कवर करता है, 16.5%। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोत्सवाना इज द चेंज नेम ऑफ, बोत्सवाना किसका परिवर्तित नाम है। तो बोत्सवाना किसका परिवर्तित नाम है, ये है बेचुआना लैंड का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बेचुआना लैंड का। आपसे और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे जो आपके छोटे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, क्लर्क हो गया या फिर पटवारी हो गया, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सीलोन था। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था, जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम था वो रोडेशिया था। तो इस तरह से इनको भी आप याद रखिएगा। द मेन रिवर फ्लोइंग इन J&K इज, तो J&K में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है झेलम, बी ब्रह्मपुत्रा, सी चेनाब, डी नुब्रा। द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू J&K इज झेलम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो मुख्य रिवर है J&K से बहने वाली वो झेलम है। द इंदस, तावी, चिनाब आर अदर रिवर फ्लोइंग थ्रू स्टेट। तो इंदस रिवर हो गया और चिनाब हो गया आपकी और रावी हो गया, ये भी J&K में बहती हैं, लेकिन जो मुख्य बहने वाली रिवर है वो झेलम है। 52nd क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट द मैकाल रेंज सिचुएटेड। मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है J&K, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी MP।
तो मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? मैकाल रेंज आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैकाल रेंज जो है वो ईस्टर्न पार्ट में है सतपुड़ा रेंज के, इन क्वार्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एमपी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मैकाल रेंज इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यंगेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया आर, भारत में सबसे नवीन पर्वत है विंध्यास, अरावली, सतपुड़ा या हिमालयास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हिमालयास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हिमालयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिट्रीटिंग मानसून कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, पश्चगमन मानसून के कारण किन महीनों में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अक्टूबर एंड नवंबर। रिट्रीटिंग मानसून कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी को। तो इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं? द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड मैकमोहन। तो उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और तो रेड क्लिफ किसको कहा जाता है? रेड क्लिफ जो है वो इंडिया एंड पाक के बीच जो लाइन है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। और डूरंड किसको कहा जाता है? डूरंड जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको डूरंड लाइन कहा जाता है। अब मैकमोहन की बात करें तो इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम पड़ा। और रेड क्लिफ का इट वाज नेम्ड आफ्टर चेयरमैन ऑफ बॉर्डर कमीशन सर सिरिल रेड क्लिफ। तो जो चेयरमैन थे रेड क्लिफ बॉर्डर कमीशन के, उनके नाम पर रेड क्लिफ लाइन का नाम पड़ा। ये भी आप याद रखिएगा। और डूरंड की बात करें तो डूरंड का नाम किसके नाम पर पड़ा? ये ब्रिटिश डिप्लोमेट थे डूरंड, उनके नाम पर इसका डूरंड लाइन का नाम पड़ा। तो इस तरह से इन सबको आप याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।